Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our last lecture on the topic of bioequivalence or bioavailability and bioequivalence study and drug product performance, in vitro and in vivo drug product performance. And what we were discussing different study designs approved by or given by FDA in their guidelines, that what we can do or what type of different bioequivalence studies we can use on which type of drugs. Now we have completed the Latin crossover design, replicated crossover design, partial replicated crossover design, clinical therapeutic endpoint, and different the pharmacodynamic endpoint study, etc. Now parallel study designs. This is a non-replicate parallel design is used for drug product that contain drugs that have a long elimination half-lives, or drug products such as depot injections in which the drug is slowly released over weeks or sometimes months. तो पैरेलल स्टडी डिज़ाइन उन ड्रग्स के लिए है जिनकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, या फिर डिपॉट इंजेक्शंस जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते हैं और उसको रिलीज़ होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स और समटाइम मैनी मंथ्स. तो जैसे स्टीरॉयड के हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन डिपॉट इंजेक्शन होता है, तो आप उसकी जेनेरिक बनाइए, तो फिर वो अगर हम क्रॉस ओवर स्टडी करने लगेंगे तो फिर हाफ लाइफ और एलिमिनेट होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो इतनी लंबी स्टडी हो जाएगी कि फिर वो यानी कई साल तक चलेगी, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है. इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, टाइम भी बढ़ जाएगा, और उसमें ये होगा कि पेशेंट टर्नओवर यानी पेशेंट जो होंगे वो एट्रिशन रेट यानी पेशेंट छोड़ के ज़्यादा चले जाएंगे. इन दिस डिज़ाइन हम क्या करेंगे, 2 सेपरेट ग्रुप्स ऑफ वॉलंटियर्स आर यूज्ड. वन ग्रुप विल गिवन बी द टेस्ट प्रोडक्ट और द टेस्ट प्रोडक्ट, यानी एक को हम टेस्ट प्रोडक्ट देंगे यानी जेनेरिक प्रोडक्ट, एंड द अदर ग्रुप विल बी गिवन द रेफरेंस प्रोडक्ट या के ब्रांड प्रोडक्ट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द डेमोग्राफिक ऑफ बोथ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स. डेमोग्राफी जो दोनों ग्रुप के जो हैं उनके वॉलंटियर्स की सेम होनी चाहिए, यानी जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जितने मेल फीमेल टेस्ट प्रोडक्ट ग्रुप में उतने ही रेफरेंस प्रोडक्ट ग्रुप में भी हो. जो एज ग्रुप रेंज टेस्ट ग्रुप प्रोडक्ट में आ रही है वही रेफरेंस प्रोडक्ट में भी हो, ठीक है ना. जितने स्मोकर माइल्ड स्मोकर जो है वो टेस्ट ग्रुप प्रोडक्ट में उतने ही रेफरेंस में भी हो. तो यानी हर तरह से जो है ना डेमोग्राफी सिमिलर होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. दिस डिज़ाइन इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर ड्रग्स दैट हैव हाई इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस, जैसा कि बहुत ही जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स होती हैं, तो वो उनके लिए ये पैरेलल स्टडी डिज़ाइन जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, जिसमें इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. अच्छा जनाब, नाउ मल्टीपल, फिर आते हैं मल्टीपल डोज स्टडी स्टेट स्टडी डिज़ाइन, यानी एक से ज़्यादा डोज दी जाएगी, और जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगा तो वो इम्पॉर्टेंट होगा. ए बायोइक्विवेलेंस स्टडी में बी परफॉर्म यूजिंग ए मल्टीपल डोज स्टडी डिज़ाइन. मल्टीपल डोजेज ऑफ द सेम ड्रग आर गिवन consecutively and to reach a steady state plasma drug level, यानी इतनी डोजेज हम देते रहेंगे उस टाइम तक जब तक के स्टेडी स्टेट अचीव ना हो जाए. The multiple dose study is designed as a steady state randomized two treatment two-way crossover study comparing equal doses of the test product and the reference product in healthy adult subjects. ये जो होगी क्या होगी, मल्टीपल डोज होगी, रेंडमाइज स्टडी होगी, 2 ट्रीटमेंट होगी और 2 वे होगी, और क्रॉस ओवर भी हो सकती है अगर इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है तो, ठीक है. और ईच सब्जेक्ट रिसीव आइदर द टेस्ट और द रेफरेंस प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय वॉश आउट पीरियड, यानी जब एक ट्रीटमेंट पीरियड यानी एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी टेस्ट और रेफरेंस की, तो उसके बाद वॉश आउट के बाद फिर उनको स्विच ओवर कर दिया जाएगा, यानी क्रॉस ओवर कर दिया जाएगा. जो टेस्ट प्रोडक्ट ले रहा था वो अब रेफरेंस पे आ जाएगा, और जो रेफरेंस ले रहा था वो उस वॉश आउट पीरियड के बाद टेस्ट प्रोडक्ट पर आ जाएगा. रेफरेंस वाला टेस्ट पे और टेस्ट वाला रेफरेंस पे. अच्छा, वॉश आउट पीरियड क्या है, टाइम नीडेड फॉर ए ड्रग टू बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, जिसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस फॉर मल्टीपल डोजेज स्टडीज इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी क्या क्या चीज़ें हमें उसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. AUC फ्रॉम 0 to TAU टॉर यानी एरिया अंडर द कर्व, ए डोज एंड ए डोजिंग इंटरवल, ठीक है ना. डोजिंग इंटरवल के दरमियान AUC कितना आ रहा है, यानी अगर जैसे हमने हर 8 घंटे के बाद डोज देनी थी, तो जैसे अगर अभी एक डोज दी तो उसके 8 घंटे के दरमियान जब अगली डोज का टाइम आया तो उस वक्त तक AUC क्या था वो होगा. Tmax is the time to achieve maximum concentration between the dosing interval. Cmax is the maximum drug concentration during the dosing interval.
सी min इज़ द ड्रग कंसनट्रेशन एट द एंड ऑफ डोजिंग इंटरवल, यानी मिनिमम कंसनट्रेशन। लाजिम बात है जब नेक्स्ट डोज का टाइम आ रहा होगा तो उस वक्त मिनिमम कंसनट्रेशन होगी। सी एवरेज इज़ द एवरेज ड्रग कंसनट्रेशन ड्यूरिंग डोज इंटरवल। अगर डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन चेक करनी है कि ड्रग की यानी मिनिमम मैक्सिमम की फ्लक्चुएशन कितने % है, तो सी मैक्स माइनस सी मिन डिवाइडेड बाय सी मैक्स होगा। और अगर जो उसका जिग जैग कर्व बन रहा है उसमें स्विंग कितनी है, तो सी मैक्स माइनस सी मिन डिवाइडेड बाय सी मिन, इससे हम वो स्विंग कैलकुलेट कर डिटरमिन कर सकते हैं। देर आर सेवरल डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द मल्टीपल डोज क्रॉस ओवर मैथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बायोइक्विवेलेंस, दैट इज। अब देखते हैं कि वो सेवरल डिसएडवांटेजेस क्या है। नंबर 1, द स्टडी टेक्स मोर टाइम टू परफॉर्म। लाजिम बात है, देखें एक डोज हर 8 घंटे बाद दे रहे हैं, तो फिर अगर जितनी भी डोजेस बन रही हैं तो वो तो फिर लाजिम बात है बहुत लंबी स्टडी खिंच जाएगी। तो स्टडी टेक्स मोर टाइम टू परफॉर्म बिकॉज स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन मस्ट बी रीच्ड। ए लॉन्गर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ए स्टडी लीड्स टू ग्रेटर क्लिनिकल कॉस्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि जब स्टडी लंबी हो जाएगी तो फिर लेंदी हो जाएगी, तो फिर उसकी क्लिनिकल कॉस्ट यानी जो उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो भी बढ़ जाएगी। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट ड्रॉपिंग आउट एंड नॉट कंप्लीटिंग द स्टडी, जिसको हम कह रहे हैं एट्रीशन रेट हो जाना, स्टडी का एट्रीशन बढ़ जाना यानी ड्रॉपिंग आउट हो जाना, या कि विड्रॉवल हो जाना, जिसको हम स्टडी टर्नओवर भी कह सकते हैं। मोर प्लाज्मा सैम्पल्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द subject to ascertain that steady state has been reached and to describe plasma level time accurately। ज़्यादा ब्लड सैंपल्स चाहिए मेक श्योर करने के लिए कि स्टडी स्टेट अचीव हो गया है। प्लाज्मा लेवल टर्म जो कर्व है वो एक्यूरेटली प्लॉट होना चाहिए। बिकॉज CP एवरेज डिपेंड प्राइमरीली ऑन द ड्रग ऑफ द dose of the drug and the time interval between doses, so extent of systemically available is more important than the rate of drug अवेलेबिलिटी, यानी सिस्टमिकली ड्रग कितनी अवेलेबल है यानी एवरेज कंसंट्रेशन कितनी अवेलेबल है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है वो इसमें हमें सब कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, इस वजह से ये इसके ड्रॉबैक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल एंड पॉइंट बायोइक्विवेलेंस स्टडी। ये एक और स्टडी है, क्लिनिकल एंड पॉइंट बायोइक्विवेलेंस स्टडी। स्टडी डिज़ाइन फॉर क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी जनरली कंसिस्ट ऑफ रेंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल पैरेलल डिज़ाइन स्टडी कंपेयरिंग टेस्ट प्रोडक्ट, रेफरेंस प्रोडक्ट एंड प्लेसिबो प्रोडक्ट इन पेशेंट्स। यानी इसके 3 ग्रुप बनेंगे रेंडमाइज्ड वे में। एक डबल ब्लाइंड होगा और इस तरह से होगा, पैरेलल डिज़ाइन होगा। 3 ग्रुप इस तरह से बनेंगे कि एक ग्रुप जो होगा कि या तो जो है वो टेस्ट प्रोडक्ट ले रहा होगा और दूसरा ग्रुप रेफरेंस प्रोडक्ट ले रहा होगा, यानी 3 नहीं बल्कि 2 ही ग्रुप हो गए। एक ग्रुप होगा जो टेस्ट प्रोडक्ट ले रहा होगा, दूसरा रेफरेंस प्रोडक्ट ले रहा होगा, और अगर कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर वो प्लेसिबो प्रोडक्ट ले रहा होगा। ठीक है। द प्राइमरी एनालिसिस फॉर बायोइक्विवेलेंस इज डिटरमिन्ड बाय evaluating the difference between the proportion of patient in test and reference treatment group who are considered a therapeutic cure at the end of the study। यानी इवेल्यूएटिंग इसमें जो एंड पॉइंट स्टडी का क्या होगा, वो फार्माकोकाइनेटिक एंड पॉइंट नहीं है, यानी वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टी मैक्स CP मैक्स वो नहीं है, बल्कि थेरेप्यूटिक को क्योर, यानी क्या थेरेप्यूटिकली क्योर यानी पेशेंट ठीक हो गया या नहीं हो गया, ये होती है क्लिनिकल एंड पॉइंट बायोइक्विवेलेंस स्टडी। टेस्ट प्रोडक्ट में कितना टाइम लगा और क्या पेशेंट थेरेप्यूटिकली क्योर हुआ, और रेफरेंस प्रोडक्ट में अगर दोनों में सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, थेरेप्यूटिक क्योर दोनों में सेम है, तो इसका मतलब है बायोइक्विवेलेंट है। द सुपीरियरिटी ऑफ टेस्ट एंड रेफरेंस प्रोडक्ट अगेंस्ट द प्लेसिबो इज ऑल्सो टेस्टेड। ये भी कर सकते हैं कि रेफरेंस प्रोडक्ट को प्लेसिबो के अगेंस्ट भी टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम डाइकोटोमस एंड पॉइंट ऑफ थेरेप्यूटिक क्योर, ये चेक करने के लिए कि कहीं बाई चांस तो ये थेरेप्यूटिक क्योर नहीं हो रही, पता चला दोनों ड्रग का कोई इफेक्ट ही नहीं है, ना टेस्ट का ना रेफरेंस प्रोडक्ट का, बल्कि वो खुद ही पेशेंट ठीक हो रहा है, यानी प्लेसिबो इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट में थेरेप्यूटिक क्योर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि प्लेसिबो ड्रग क्या है, प्लेसिबो में तो कुछ भी नहीं है, डमी ड्रग है, तो उसमें थेरेप्यूटिक क्योर नहीं होनी चाहिए। तो उसमें भी जो तीसरा ग्रुप होगा, अगर हम उससे भी कंपेयर कर रहे हैं, तो जो है वो भी जो है वो चेक की जा सकती होगी, यानी कन्फर्मेशन की जा सकती होगी कि ये किस तरीके से जो है वो ड्रग जो है वो बायोइक्विवेलेंट है इन टर्म्स ऑफ थेरेप्यूटिक क्योर या नहीं है। थेरेप्यूटिक क्योर जैसे मैंने बताया कि वो डिजीज़ ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम फार्माकोकाइनेटिक एंड पॉइंट नहीं ले रहे, यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो गई, एरिया अंडर द कंसंट्रेशन हो गया, AUC हो गया, T मैक्स हो गया, टाइम टू अचीव मैक्सिमम कंसंट्रेशन, CP मैक्स हो गया,
CP एवरेज हो गया, उसको नहीं ले रहे, उन एंड क्लिन जो बाय फार्माकोकाइनेटिक एंड पॉइंट है उनको नहीं ले रहे टेस्ट और रेफरेंस प्रोडक्ट के, बल्कि जो थेरेप्यूटिक एंड पॉइंट है उनको कंसिडर कर रहे हैं। Now determination of bioequivalence of drug product in patient maintained on a therapeutic drug regimen। अब ये एक और सिचुएशन है कि बायोइक्विवेलेंस मालूम करना ड्रग प्रोडक्ट की जबकि पेशेंट को मेंटेन किया जाए थेरेप्यूटिक ड्रग रेजिमेन पे। A bioequivalence study may be performed in patient already maintained on the reference product or the brand product। अब ये एक ज़रा डिफरेंट टाइप की स्टडी है और ये क्यों की जाती है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न सर्टेन ड्रग्स सच एज क्लोजापिन, a dibenzodiazepine derivative with potent antipsychotic properties should not be given to normal healthy subjects। पहला तो ये रूल ये आ गया, ये ऐसा आ गया कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं लाइक क्लोजापिन हो गई जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, जो कि नॉर्मल हेल्दी सब्जेक्ट्स को नहीं दी जा सकती, ठीक है ना, क्योंकि लाजिम बात है वो साइकोटिक पेशेंट्स तो नहीं है, इसलिए उनको नहीं दी जा सकती। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये रीज़न हो गया कि ये पेशेंट्स ऐसे हो गए कि जिनको, यानी पेशेंट्स पर ही की जाएगी जिनको साइकोसिस है और जिनको ये ड्रग एंटीसाइकोटिक ड्रग दी जा रही है। अच्छा, इंस्टेड बायोइक्विवेलेंस स्टडी ऑन क्लोजापिन शुड बी परफॉर्म इन पेशेंट हु हैव बीन स्टेबलाइज्ड ऑन द हाईएस्ट स्ट्रेंथ यूजिंग ए मल्टीपल डोज बायोइक्विवेलेंस स्टडी डिज़ाइन। यानी ये बायोइक्विवेलेंस स्टडी लाइक क्लोजापिन की अगर हम करने जा रहे हैं तो क्लोजापिन एक ब्रांड प्रोडक्ट हो गई, यानी एक कंपनी की ब्रांड हो गई, और क्लोजापिन जेनरिक प्रोडक्ट हो गए जिसको टेस्ट करना है कि वो ब्रांड के बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है। तो पहले तो हम ये करेंगे कि वो पेशेंट्स ले लेंगे जो क्लोजापिन ब्रांड प्रोडक्ट पर, रेफरेंस प्रोडक्ट पर स्टेबल है, उसकी जो भी हाईएस्ट स्ट्रेंथ है उस पर चल रहा है, ठीक है, मल्टीपल डोज बायोइक्विवेलेंस स्टडी है। पेशेंट ऑन दीज और अदर ड्रग्स सच एज एंटीसाइकोटिक्स or even the cancer chemotherapeutic drugs would be at risk if a washout period is used between drug treatment। अब ये बता रहे हैं कि ये एंटीसाइकोटिक्स हो गई या इवन कैंसर पेशेंट्स हो गए, तो अगर हम उसमें ऐसा करेंगे जैसे क्रॉस ओवर में करते हैं कि हम बीच में वॉश आउट पीरियड देते हैं, फिर वॉश आउट पीरियड के बाद फिर जो प्रोडक्ट पेशेंट टेस्ट प्रोडक्ट ले रहा था उसको रेफरेंस पे डाल देते हैं और जो टेस्ट होती है उसको रेफरेंस पे डाल देते हैं। लेकिन बीच में जब वॉश आउट पीरियड होगा तो उस दौरान बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन अवेलेबल नहीं होगी, तो उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक पे स्टेबल है तो उसको दोबारा साइकोटिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, शीज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, यानी वो जिसको हम शीज़ोफ्रेनिया, जिसको उर्दू में हम पागलपन कहते हैं, तो इस तरह की सिम्टम्स अपीयर, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते पेशेंट में कि ये पेशेंट जो है यानी इनको ये देना ज़रूरी है। कैंसर के केस में भी ऐसा ही है, क्योंकि अगर आपने बीच में वॉश आउट पीरियड दे दिया तो पता चला उस कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट से, यानी उस ड्रग से, कैंसर ड्रग से जो बॉडी है उसके सेल्स ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। अब आप वॉश आउट के बाद जब दूसरा उसका जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट देना है उससे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो फिर ये भी एक रिस्क होता है कि पता चला कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गई। तो फिर आप ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं कि मेंटेन रखते हैं उस ड्रग पर, और मेंटेनेंस के दौरान ही जो है वो स्विच कर देते हैं। यानी जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जो है वो 10 दिन से ब्रांड प्रोडक्ट ले रहा है, चाहे वो एंटीसाइकोटिक हो या कैंसर कीमोथेरेपी हो, 11वें दिन से उसी प्रोडक्ट की जेनेरिक शुरू कर दी, यानी 10 के बाद 11वें दिन से, और फिर वेट किया उसके स्टडी स्टेट अचीव होने का, यानी ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्टडी होगी। फिर जब वो स्टडी जो होगी, यानी पहले हमने क्या किया होगा, जो ब्रांड प्रोडक्ट ले रहे थे उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिटरमिन कर लिए, AUC डिटरमिन कर लिए, Tmax, Cmax, जो भी पैरामीटर हैं वो हमने डिटरमिन कर लिए फार्माकोकाइनेटिक्स के। फिर उसके बाद जैसे ही हमने वॉश आउट के बाद किए बगैर अगले दिन से ही उसको जेनेरिक प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो है भले कैरी ओवर इफेक्ट आता रहे, लेकिन हम इसका भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कई दिन तक, 10-12 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक लेते रहेंगे, और फिर जाके उसका AUC, एवरेज AUC इस्टेब्लिश करेंगे। फिर दोनों के जो AUC होंगे, यानी जो पहले जो आपने AUC लिए थे जब पेशेंट ब्रांड प्रोडक्ट खा रहा था, यानी रेफरेंस प्रोडक्ट खा रहा था, तो वो वाला AUC, और जब आपने स्विच करने के बाद फिर 10-15 दिन जो AUC, जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम से जो AUCs बनाए हैं, एरिया अंडर द कर्व डेवलप किए हैं, तो दोनों के दरमियान जो AUC होंगे उनको आप कंपेयर कर लेंगे। अगर वो सिमिलर आ रहे हैं तो ये बायोइक्विवेलेंट होगी, और अगर सिमिलर नहीं आ रही तो फिर बायोइक्विवेलेंट नहीं होगी। और जब आप AUC यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन सफिशिएंट ले लेंगे जेनेरिक ड्रग की, तो फिर उसको फिर अगले दिन से वापस ही, यानी बगैर वॉश आउट पीरियड दिए हुए जेनेरिक प्रोडक्ट का या टेस्ट प्रोडक्ट का, अगले दिन से ही उसको अपनी ओरिजिनल ब्रांड जिस पे वो स्टेबल था ब्रांड प्रोडक्ट, उसको वापस शिफ्ट कर देंगे। यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। Therefore, the patient is maintained on his
or her previous dose of medication or an equal dose of test product, and blood sampling is performed during a dosing interval. Once blood sampling is accomplished of the test product यानी generic, the patient takes equal doses of other drug product यानी test या reference जो भी ले रहा है, and the previous drug product is discontinued. Using the same plasma measure as before, the bioequivalence or lack of bioequivalence may be determined. फिर जब ये हो जाएगी, the patient then continue with his or her therapy with the original drug product, और फिर उसको वापस पुरानी ड्रग पर जिस पे वो स्टेबल था वापस हम शिफ्ट कर देंगे. तो इस तरीके से जो है वो हम ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, यानी डिटरमिन कर रहे होते हैं ऐसी प्रोडक्ट में जिसमें जो है हम मल्टीपल डोज काइनेटिक्स और जो यानी इस डिज़ाइन में कि डिटर्मिनेशन ऑफ बायोइक्विवेलेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इन पेशेंट मेंटेन ऑन थेरेप्यूटिक ड्रग रेजिमेन. नाउ फार्माकोकाइनेटिक evaluation of data, statistical evaluation of data. Bioequivalence is generally determined using a comparison of population averages of a bioequivalence matrix such as AUC and Cmax. ज़्यादातर हम इसी से चेक करते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट का, यानी अगर फॉर एग्जांपल 8 पेशेंट्स जेनेरिक का ड्रग ले रहे थे, 8 पेशेंट जो है वो रेफरेंस प्रोडक्ट ले रहे थे, तो उन 8 का ए अंडर द कर्व का एवरेज ले लिया या CP मैक्स का एवरेज ले लिया. This approach termed average bioequivalence involve calculation of a 90% confidence interval for the ratio of average. ठीक है, means population geometric means of the bioequivalence metric for test and reference drug product. The 90% confidence limits are estimated for the sample mean, and the interval estimate is based on student t distribution of data or ANOVA or analysis of variance. यानी 90% confidence interval का मतलब क्या है? 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि जो टेस्ट प्रोडक्ट का AUC या CP मैक्स है और जो रेफरेंस प्रोडक्ट का AUC और CP मैक्स है वो आपस में मैच कर जाएंगे, यानी बायोइक्विवेलेंट होंगे. 10% आप ये चांस दे रहे हैं कि हो सकता है वो बायोइक्विवेलेंट ना हो, तो ये जो है वो FDA की रेगुलेशन है. 95% पे भी कर सकते हैं आप कि 95% आप श्योर कॉन्फिडेंस लिमिट लगा के कि 95% वी आर श्योर कि जो जेनेरिक प्रोडक्ट है का जो AUC या CP मैक्स है और रेफरेंस प्रोडक्ट का AUC और CP मैक्स है वो मैच कर जाएंगे, बट 5% वी आर नॉट श्योर कि वो मैच नहीं करेंगे. ठीक है, आमतौर पे जब दो ड्रग के ये एवरेज AUC या CP मैक्स को मैच हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो टी टेस्ट लगाते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट, और जब 3 ड्रग 4 ड्रग 5 ड्रग को कंपेयर कर रहे होते हैं तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी ज़्यादा प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हो तो वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगा रहे होते हैं. In this test presently required by FDA, a 90% confidence interval about the ratio of means of the two drug product must be within plus minus 20% for measurement of the rate and extent of drug bioavailability. यानी ये जो 90% है, यानी ये प्लस माइनस 20% के करीब स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पर बनता है, तो इसके अंदर ही आना चाहिए. For a single dose fasting or food intervention bioequivalence study, an ANOVA is usually performed on log transform AUC and CP max value. और जैसे मैंने बताया कि अगर ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स 3, 4, 5 हो तो फिर ANOVA को हम परफॉर्म करते हैं, जो कि इसी टी टेस्ट की एक्सटेंशन है. जैसे मैंने बताया अगर 2 ग्रुप हैं या सिर्फ टेस्ट और रेफरेंस तो टी टेस्ट काफ़ी होगा, अगर 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप हैं तो फिर उस पर हम ANOVA अप्लाई करेंगे. The ANOVA may evaluate variability in the subject's treatment groups, study period, formulation, and other variables depending on the study design. To reduce the possibility of failing to detect differences between the test product, the power test is performed to calculate the probability that the conclusion of the ANOVA is valid. अच्छा, अब पावर क्या है? एक नई चीज़ आ गई है. The power of the test will depend on the sample size of the study. अच्छा, सैम्पल साइज़. अब सैम्पल साइज़ का मतलब हुआ कि कितने इंडिविजुअल पर आप कितने वॉलंटियर्स पे, कितने ह्यूमन पे या कितने पेशेंट पे ये स्टडी कर रहे हैं. तो FDA ने अपनी गाइडलाइन में ये भी दिया हुआ है, इसकी भी दिया हुआ है कि कितने कम से कम कितने वॉलंटियर आप ले सकते हैं अगर क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन कर रहे हैं, कम से कम कितने वॉलंटियर्स या पेशेंट आप ले सकते हैं अगर आप पैरेलल स्टडी डिज़ाइन कर रहे हैं, कम से कम अगर आप क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी कर रहे हैं या थेरेप्यूटिक एंड पॉइंट स्टडी कर रहे हैं तो उसके बायोइक्विवेलेंस स्टडी, तो उसमें कम से कम जो है आप कितने वॉलंटियर्स या पेशेंट ले सकते हैं. तो वो जो नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं वो बता रहे हो कि अगर उतना सैम्पल साहब आपने लिया है तो स्टडी की पावर बिल्कुल सही है, यानी पावर जो होगी स्टडी की बिल्कुल सही होगी, क्योंकि
क्योंकि अगर स्टडी की पावर सही है यानी सैम्पल साइज सही है तो फिर जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फिर वैलिड होंगे, वरना उनकी वैलिडिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा कि पता नहीं ये रिजल्ट सही हैं भी या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये जो है वो यानी ये कि ये जो कह रहे हैं ना फेलिंग टू डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस, यानी अगर जेनेरिक प्रोडक्ट और टेस्ट प्रोडक्ट के या और जेनेरिक प्रोडक्ट और रेफरेंस प्रोडक्ट के AUC में या CP मैक्स में अगर ये डिफरेंस ±220% से कम आ रहा है तो पता नहीं ये यानी ये कि एक्सेप्ट कर रहा है कि दोनों बायोइक्विवेलेंट है। ठीक है, तो पता नहीं ये सही बता भी रहा है नहीं बता रहा है, हो सकता है गलत बता रहा हो सकता है कि इनमें डिफरेंस ज़्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि ये इससे ज़्यादा बता दे यानी क्या कि नहीं जी ये तो डिफरेंट है, जबकि एक्चुअली ऐसा ना हो, सिमिलर हो। तो ये प्रॉब्लम कब आती है? जब सैंपल साइज सही नहीं होता, क्योंकि जब सैंपल साइज सही कम होगा तो स्टडी की पावर कम हो जाएगी, स्टडी की पावर कम हो जाएगी तो फिर जो होगा कि जिसके रिजल्ट जो होंगे वो सही डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे कि ये जो जेनेरिक ड्रग है और रेफरेंस ड्रग है इनके AUC या CP मैक्स या जो भी पैरामीटर हमने बायो अवेलेबिलिटी डिटरमिन करने का यूज़ किया है एंड पॉइंट, उनके दरमियान डिफरेंस जो आ रहा है वो बायोइक्विवेलेंट जो अगर वो शो कर रहा है तो क्या वो सही शो कर रहा है, या अगर बायोइक्विवेलेंट कह रहा है कि नहीं बायोइक्विवेलेंट नहीं है तो क्या वो सही बता रहा है कि वाकई बायोइक्विवेलेंट नहीं है। वो उस सूरत में होगा जब सैंपल साइज़ छोटा होगा और स्टडी की पावर कम हो जाएगी। तो ये इसलिए पावर टेस्ट सैंपल साइज से रिलेटेड है। ठीक है, इससे ज़्यादा अभी मैं और इस डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन एंड द पावर एनालिसिस टेक्निक। इसके अलावा द पार्शियल AUC इन बायोइक्विवेलेंस एनालिसिस, ये भी एक ज़रा भी नई टेक्निक है। सेवरल न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम हैव ए कॉम्प्लेक्स अप्रोच टू ड्रग रिलीज, लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिलीज, यानी ड्रग जो है वो जीरो ऑर्डर से भी रिलीज हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर से भी रिलीज हो रही है। दैट प्रोड्यूसेज एन अनयूजुअली शेप्ड ड्रग प्लाज्मा कंसनट्रेशन ड्राइव वर्सेस टाइम प्रोफाइल। तो उसकी वजह से जो है वो जो प्लाज्मा वर्सेस कंसंट्रेशन टाइम यानी CP वर्सेस टाइम जो अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो उस तरह का नहीं होता जितना कि जैसा कि आम तौर पे ड्रग का हमें एरिया अंडर द कर्व मिल रहा होता है। द शेप ऑफ दिस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल इज रिलेटेड टू फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ द ड्रग, और अक्सर व बेशतर इसका जो CP वर्सेस टाइम होता है यानी एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो फार्माकोडायनेमिक्स ड्रग की यानी उसके जो रिसेप्टर लेवल पे जो उसका इंटरेक्शन होता है उससे रिलेटेड होता है। सो टू इवेल्युएट ए जेनेरिक डोजेज फॉर्म ऑफ दीज न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी अगर इस तरह का ड्रग है जो कि कॉम्प्लेक्स अप्रोच है ड्रग रिलीज का यानी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, तो उसमें क्या करें? द FDA रिकमेंड्स इंक्लूडिंग द पार्शियल AUC एज पाइवोटल बायो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट और पाइवेटल और एक लीजिए कि अहम तरीक़ेकार को उन्होंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कि पार्शियल AUC के ज़रिए डिटरमिन करें। पार्शियल AUC क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल ओवर टू स्पेसिफाइड टाइम पॉइंट, कोई दो स्पेसिफाइड टाइम पॉइंट के दरमियान में। द चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टाइम पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग द पार्शियल AUC इज बेस्ड ऑन द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक और एफिकेसी एंड सेफ्टी डेटा फॉर ड्रग अंडर एग्जामिनेशन। तो ये जो होगा पार्शियल AUC और इसके सैम्पलिंग जो होंगे वो पार्शियल AUC की जो बेस पर होंगे और उसकी एफिकेसी और सेफ्टी या फार्माकोकाइनेटिक या डायनेमिक की बेस पे होंगे। उस दौरान जो होंगे वो ड्रग यानी बेसिकली हम क्या करेंगे, जेनेरिक प्रोडक्ट का भी और रेफरेंस प्रोडक्ट का पार्शियल AUC, दो डिफरेंट पार्शियल AUC सेम यानी जेनेरिक ड्रग के भी और रेफरेंस ड्रग के भी वो डिटरमिन करेंगे और उनके दरमियान जो होगा वो डिफरेंस चेक करेंगे कि डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो बायोइक्विवेलेंट नहीं है, अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है बायोइक्विवेलेंट है। तो इस तरह से ये पार्शियल AUC टेक्निक के ज़रिए भी हम बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ करते हैं, जो कि अभी न्यू सिस्टम है, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए जो ऐसी ड्रग जिनको में जो है ड्रग रिलीज जो होती है वो ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों प्रोसेस से होती है। इसके साथ ही ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं बायोइक्विवेलेंस के, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर्स।